नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने सौर मंडल वाला पार्ट आपका कंप्लीट किया था। सौर परिवार के सारे सदस्यों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी प्रक्रिया को आगे चलते हुए देखिए, विश्व का भूगोल जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जितना इंटरेस्टिंग आपको भारत का भूगोल नहीं लगेगा भारत में रहते हुए भी, उससे ज़्यादा कहीं इंटरेस्टिंग है विश्व का भूगोल, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अब जो टॉपिक आपके होने जा रहे हैं, जैसे वायुमंडल है, पढ़ते आ रहे होंगे हम, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ज्वालामुखी है, भूकंप है, तो ये बहुत ही रोमांचक करने वाले आपके टॉपिक हैं। और इन टॉपिकों को ध्यान रखना, प्री में भी रखा गया है और इनको मुख्य परीक्षा में भी रखा गया है, मेंस में भी इससे प्रश्न आपके बनते हैं। तो दोनों तरीके से इसको हम समझते हुए चलेंगे कि किस प्रकार से इससे प्रश्न आपके बन सकते हैं और कितना हम डिटेल में इसको समझ सकते हैं। क्योंकि जितना टॉपिक को लेकर गहराई तक आप जानेंगे तो कॉन्सेप्चुअल आधार पर जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। तो हर एक टॉपिक से कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे थे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ चीज़ों को। तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति आपकी होती है तो देखिए किस प्रकार से आपका सिलेबस बना है भूगोल का, वो भी यहाँ पर जान लीजिए। तो पृथ्वी की देखिए उत्पत्ति जब होती है तो पृथ्वी के भूपृष्ठ पर धीरे धीरे करके ठंडे होने की और यहाँ पर इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है। तो जब पृथ्वी की ऊपरी सतह तेजी से ठंडी होने लगी, तो कोई भी चीज ठंडी होती है तो आपको पता है सिकुड़ती है, और कोई भी चीज गर्म होती है तो वो फैलती है। तो ठंडे होने की जो प्रक्रिया पृथ्वी की थी, तो उसमें क्या हुआ कि पृथ्वी के ठंडे होने की प्रक्रिया में पृथ्वी पर कुछ उभरे हुए और कुछ धसे हुए भाग आपके दिखाई देते हैं। इन्हीं भागों को हम क्या बोल देते हैं? उच्चावच बोलते हैं। तो जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच है या भूपृष्ठ पर सबसे पहले बनने वाली आकृतियां हैं, वो क्या कहलाते हैं? महासागर और महाद्वीप कहलाते हैं। यहां पर हम बात करें तो जो उभरा हुआ भाग था, इस तरह से अगर हम इसका अध्ययन करें, इस स्थल भाग का अध्ययन करें, तो इसको हम क्या बोल देंगे? स्थल मंडल बोल देंगे, या इसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर हम इसको कहेंगे, ठीक है। अब लिथोस्फीयर का जब हम पूरी तरह से अध्ययन करेंगे तो यहीं पर एक भूगोल की शाखा आपकी जुड़ जाती है। इस भूगोल की शाखा को हम क्या बोलते हैं? भू आकृति विज्ञान बोलते हैं। और ये शाखा क्या कहलाएगी? भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन इसके अंदर आपका आ जाएगा। तो भूपृष्ठ पर किस तरह से प्रथम श्रेणी के उच्चावच, किस प्रकार से द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, किस प्रकार से तृतीय श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण होता है, वो सब हम किसमें जानेंगे? भू आकृति विज्ञान के अंदर या जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर जानेंगे। तो कैसे आपके पठार बने, पर्वतों का निर्माण, किस तरह से आंतरिक बल काम करते हैं, किस तरह से बहिर्जात बल काम करते हैं, इन सारी की सारी प्रक्रियाओं के बारे में जो अध्ययन करने वाली शाखा है उसको जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है, भू आकृति विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी जब ठंडे होने की प्रक्रिया में थी, सिंपल सी बात है, तो पृथ्वी जब ठंडे होने की प्रक्रिया में थी तो लगातार आपको पता है धीरे धीरे करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिक्स हो गई तो H2O बन गई, जलवाष्प आपका बन गया। और जलवाष्प लगातार आपका क्या होता रहा? संघनित होता रहा, वर्षा होती रही, फिर संघनित होता रहा, फिर वर्षा होती रही, क्योंकि भूपृष्ठ काफी गर्म था, सूर्य से अलग हुई थी। तो जब भूपृष्ठ इतना ज्यादा गर्म था कि निरंतर बारिश होती रही, तो हजारों लाखों वर्ष तक जब बारिश होती रहेगी, तो आपको पता है जब लाखों वर्षों तक, हजारों लाखों वर्षों तक वर्षा होती रहेगी तो भूपृष्ठ पर जो धसे हुए भाग थे उनमें क्या भर जाएगा? पानी भर जाएगा। आपको पता है कि शहर में एक दिन भी बारिश हो जाती है तो पूरा शहर की सड़कें के पानी से भर जाती हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा? हजारों सालों तक बारिश होती रही, भाप बनती रही, संघनित होती रही, फिर वर्षा। तो ये जल चक्र लगातार चलता रहा। तो ये जो धसे हुए भाग थे इनमें पानी भर गया, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? महासागर बोल देते हैं, या इसको हम क्या बोल देते हैं? जल मंडल बोल देते हैं। तो भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले समस्त जल का हम अध्ययन करेंगे
तो ये क्या कहलाएगा, जल मंडल कहलाएगा। और जल मंडल या इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। और इससे जो आपकी शाखा निकलेगी, इस शाखा को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान। तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी, ओशिनोग्राफी। तो ओशिनोलॉजी या ओशिनोग्राफी की हम बात करेंगे। और समुद्र विज्ञान के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जैसे हम समुद्र के अंदर किस प्रकार से उच्चावच बनते हैं, समुद्र की लवणता के बारे में जानेंगे। समुद्र में कई भागों में हम बांट देते हैं, किस तरह से भूपृष्ठ के नीचे आपका प्रकाश प्रवेश करता है, तो उस आधार पर इसका विभाजन किया गया है। महासागरीय धाराओं की बात करेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, समुद्र विज्ञान के अंदर आ जाएंगी। ठीक है। अब पृथ्वी की सतह गर्म हुई और गर्म होगी तो गैसें निकलेंगी, और गैसें निकलने के बाद कहां जाएंगी, अंतरिक्ष में चली जाएंगी। लेकिन पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, और पृथ्वी का जब गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा तो पृथ्वी उसको वापस खींच लेगी, अंतरिक्ष में नहीं जाने देगी। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ कि वो गैसें अंतरिक्ष में नहीं जा पाई, वो गैसें पृथ्वी के चारों तरफ ही एक चादर की तरफ फैल गई। और जब गैसें इस तरह से चादर की तरफ फैल जाएंगी तो इससे क्या बनेगा, इससे आपका एक और मंडल का निर्माण हो जाएगा, और इस मंडल को हम क्या बोल देंगे, वायुमंडल बोल देंगे। वायुमंडल कहलाएगा, एटमॉस्फियर कहलाएगा। वायुमंडल का निर्माण यहाँ पर हो गया। और वायुमंडल में जब समस्त क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान। तो जलवायु विज्ञान के अंदर हम किसको पढ़ेंगे, वायुमंडल को भी पढ़ेंगे। तो वायुमंडल में हम जान लेंगे कि किस प्रकार से वायुमंडल के कार्य हैं, क्या वायुमंडल का संगठन है, और किस तरह से वायुमंडल की परतें आपकी पाई जाती है, और परतों की क्या क्या विशेषता हैं, किस तरह से पवनें और चक्रवात बनते हैं। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया हम किसमें जानेंगे, जलवायु विज्ञान में जानेंगे। तो 3 विज्ञान यहां पर हो गई, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, और यहां पर क्या हो गई, यहां पर हम बोलेंगे क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी कहलाएगी। ठीक है। अब एक और शाखा जो है वो भी आपके सिलेबस में दे रखा है। जैसे अब ये जो तीनों मंडल हैं, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, इनमें इनका वो संक्रमण क्षेत्र, वो क्रिटिकल जोन जहां पर ऑक्सीजन पाई जाती है, और जब ऑक्सीजन पाई जाएगी तो जीवन पाया जाएगा। ठीक है। तो जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल का वह संक्रमण क्षेत्र जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जीवन पाया जाता है, और जब जीवन पाया जाएगा तो वो मंडल क्या कहलाएगा, वो मंडल जैव मंडल कहलाएगा, जैव मंडल, या इसको हम क्या बोल देंगे, बायोस्फीयर बोल देंगे, जैव मंडल बोल कहेंगे। और इसी से एक शाखा निकल जाएगी, इसको क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देते हैं बायोजियोग्राफी, बायोजियोलॉजी या बायोजियोग्राफी। और इसके अंदर हम क्या अंदर अध्ययन करते हैं, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप अध्ययन करते हैं, यही आपके पाठ हैं विश्व के भूगोल के अंदर। तो यही हम पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, बायोजियोग्राफी या क्लाइमेटोलॉजी का अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक को लेकर चलेंगे। और सिंपल टर्म में अगर देखा जाए, सिंपल शब्दों में समझाने के तौर पर अगर आप देखें, ये मान लीजिए ये आपका वायुमंडल है, ये जल मंडल है, और ये आपका स्थल मंडल है। तो तीनों का जो संक्रमण क्षेत्र है, तीनों का जो संक्रमण क्षेत्र है वो कौन सा होगा, ये वाला भाग होगा, ये वाला हिस्सा होगा। तो इस वाले भाग को हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देते हैं, तो इसको देखिए, मान लीजिए हम बोल रहे हैं जल मंडल,
जल मंडल, इसको हम बोल रहे हैं वायुमंडल, और इसको बोल रहे हैं हम स्थल मंडल। स्थल मंडल, तो ये जो बीच का संक्रमण क्षेत्र है जहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जीवन पाया जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? जैव मंडल कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक और तरीका है सिंपल तरीके से चीज़ों को समझाने का। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा जैव मंडल क्या है। अब उसके बाद देखिए हम बात करें आगे कुछ और चीज़ों की। अब एक एक टॉपिक को हम ले लेते हैं। अब देखिए हम बात कर लेते हैं किसकी? वायुमंडल की, जो किसका हिस्सा है? क्लाइमेटोलॉजी का हिस्सा है, जलवायु विज्ञान का भाग है। तो यहाँ पर शुरू कर देते हैं हम टॉपिक जिसको हम बोलते हैं वायुमंडल या एटमॉस्फियर। वायुमंडल या एटमॉस्फियर। ठीक है, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है वायु। वायु माने क्या होती है? वायु को अगर हम परिभाषित करें तो वायु क्या है? गैसों का धूल कण का मिक्सचर है। इसी को हम क्या बोल देते हैं? वायु बोल देते हैं। तो वायु की परिभाषा हम करें तो ये क्या होता है? गैसों का और धूल कण का जो मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, वो वायु कहलाता है। और मंडल मीन्स क्या होता है? घेरा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें इसको हम परिभाषित करते हैं तो सिंपल सी बात है, किसी भी ग्रह के चारों ओर, किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों तथा धूल कणों, इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? वायु। गैसों तथा धूल कणों का घेरा, ठीक है, या परत वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, और पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल लगभग 10,000 किलोमीटर तक विस्तृत है। दस 10,000 किलोमीटर तक विस्तृत है, फैला हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना 10,000 किलोमीटर तक माना गया है पृथ्वी के वायुमंडल को। अब वायुमंडल की विस्तृत व्याख्या हम करें, इसके बारे में अगर हम निबंध लिखें तो इसको किस तरह से हम विभाजित करेंगे, तो देखिए वायुमंडल का अध्ययन हम करेंगे तो यहाँ पर किस किस पार्ट में इसको बांट लेते हैं। तो जब भी हमने देखा है कि वायुमंडल का अगर हम अध्ययन करते हैं तो सीधा हम वायुमंडल की परतों पर पहुंच जाते हैं, मतलब वायुमंडल की संरचना पर पहुंच जाते हैं, जबकि वायुमंडल की संरचना सबसे आखिरी भाग है। इससे पहले क्या क्या चीज़ें हैं वो समझना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे वायुमंडल का कार्य। तो क्या क्या वायुमंडल के कार्य होते हैं इसको समझना जरूरी है। फिर उसके बाद हम जानेंगे वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन या कंपोजिशन, संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। और फिर हम अध्ययन करेंगे किसका? वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना, इसका हम कब अध्ययन करेंगे? मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर।
ठीक है, इस तरह से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो कार्य की हम बात करें या फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर को लेकर चले तो पहले जानेंगे क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, वायुमंडल के क्या क्या कार्य हैं, कार्यों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर हम कंपोजिशन देखेंगे, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, और फिर हम संरचना की अगर बात करें तो इसको दो भागों में बांट लेते हैं। एक कहलाता है होमोस्फीयर, होमोस्फीयर, और दूसरा कहलाता है हेटेरोस्फीयर, हेटेरोस्फीयर या सममंडल और विषम मंडल, विषम मंडल। तो सममंडल और विषम मंडल दो भागों में मार्शल और निकोलेट नामक दो आपके वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको दो भागों में विभाजित किया है। किन्होंने किया है? मार्शल एवं निकोलेट, मार्शल एवं निकोलेट। ठीक है, तो सममंडल और विषम मंडल के बारे में जानेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं इसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो एक एक करके कार्यों का अध्ययन कर लेते हैं, क्या स्थिति बनती है समझते हुए। तो हेडिंग डालना सब लोग, हेडिंग डालना यहाँ पर वायुमंडल के कार्य। ठीक है, तो देखिए वायुमंडल के कार्यों का अगर हम यहाँ अध्ययन करते हैं तो कुछ कार्य तो आपको पता होगा कि क्या क्या वायुमंडल के कार्य होते हैं। ठीक है, तो सीधा भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वायुमंडल से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों को समझाइए, ना कि संरचना को समझाइए। हम लोग जब भी वायुमंडल का क्वेश्चन आपसे मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, हम परतों के बारे में अध्ययन करने लग जाते हैं। तो ध्यान रखना, वायुमंडल के कार्य अलग है और संरचना अलग है, उसको हम जानेंगे। तो देखिए वायुमंडल के कार्यों की बात होती है तो आपको पता ही है कि सबसे पहली चीज तो वायुमंडल में क्या है, जीवनदायिनी गैसें पाई जाती हैं, और उन्हीं गैसों से क्या चल रहा है, जीवन चल रहा है। ऑक्सीजन से हम लोग जिंदा रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए चाहिए, या अन्य गैसों की भी बहुत ज्यादा उपयोगिता है। ठीक है, तो वायुमंडल का सबसे पहला कार्य क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट यहां पर लिख लें, वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं। तो एटमॉस्फेयर कंटेन्स गैसेस, वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो वायुमंडल में क्या होती हैं, जीवनदायिनी गैसें पाई जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो इसका यही हो जाएगा कि वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं जो जीवन के लिए आवश्यक आपकी होती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो ध्यान रखें, इंग्लिश में अगर लिखें तो एटमॉस्फेयर कंटेन्स गैसेस विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। दूसरा, एटमॉस्फेयर कंटेन्स वाटर वेपर, वायुमंडल में जल वाष्प पाया जाता है। एटमॉस्फेयर कंटेन्स वाटर वेपर, जल वाष्प पाया जाता है। ठीक है, जिससे आवश्यक वर्षा होती है, जिससे आवश्यक वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिलती है, आवश्यक वर्षा। भाई पानी हमको शुद्ध जल कहाँ से मिलता है, वर्षा से ही मिलता है। तो वायुमंडल की हम बात करें तो वायुमंडल से ही हमको क्या है, जलवाष्प क्या है, वायुमंडल का ही घटक है। और जलवाष्प संघनित होकर क्या कर देता है, वर्षा करता है, और इसी वर्षा से हमको शुद्ध जल
प्राप्त होता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है। अब यहाँ पर बात आती है जलवाष्प की। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में जलवाष्प की कितनी मात्रा पाई जाती है, एवरेज जलवाष्प वायुमंडल में कितना पाया जाता है, तो ध्यान रखना वायुमंडल में जलवाष्प की अगर बात आती है तो जलवाष्प ध्यान रखना 0 से 4% तक होता है। जलवाष्प कितना होता है? 0 से 4% तक जलवाष्प होता है। और जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक कहां पर होगी और सबसे कम कहां पर होगी, ये भी ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पर भूमध्य रेखा है और ये ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, तो सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा कहां पर प्राप्त होगा? सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर ही प्राप्त होगा, जबकि ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश कैसा होगा? तिरछा प्राप्त होगा। तो जहां पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा होगा वहां वाष्पीकरण ज्यादा होगा, इवोपरेशन ज्यादा होगा, तो वहां पर जलवाष्प की मात्रा भी ज्यादा पाई जाएगी। तो ध्यान रखना, भूमध्य रेखा पर जलवाष्प सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा और ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे जाएंगे जलवाष्प क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ध्यान रखें, ध्रुवों पर जलवाष्प 0% होता है और भूमध्य रेखा पर कितना होगा? 4% तक हो जाता है। तो ध्यान रखें, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा में निरंतर कमी आती है। तो नोट करके एक पॉइंट यहां पर लिख देते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिखें भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, भूमध्य रेखा पर जलवाष्प ज्यादा होता है और ध्रुवों पर 0 तक हो जाता है, क्योंकि वहां पर वाष्पीकरण नहीं होगा और वाष्पीकरण नहीं होगा तो जलवाष्प नहीं पाया जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्लियर है। 2 चीजें यहां पर हमने जानी कि जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में कितनी है? 0 से 4%। सबसे ज्यादा जलवाष्प कहां होगा? भूमध्य रेखा के आसपास। क्यों होगा? क्योंकि सूर्य की किरणें ज्यादा हैं और जहां पर ऊष्मा ज्यादा होगी, वाष्पीकरण होगा, तो जलवाष्प की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी और ध्रुवों पर वाष्पीकरण की मात्रा कम होगी तो जलवाष्प कम पाया जाएगा। तो जलवाष्प किस पर निर्भर करता है? वाष्पीकरण पर ही निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं, तीसरा फंक्शन जान लेते हैं। यहां पर तीसरा कार्य यहां पर लिख लीजिए, वायुमंडल में हरित गृह गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में हरित गृह गैसें या ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, वायुमंडल में हरित गृह गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, जो पृथ्वी का औसत तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखती हैं, बनाए रखती है। ठीक है,
तो सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेयर में क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं विच मेंटेन्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। तो एटमॉस्फेयर कंटेन्स ग्रीन हाउस गैसेस विच मेंटेन्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। इसमें दो चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। पहली चीज तो आपको जाननी पड़ेगी कि हरित गृह गैसें क्या होती हैं, क्यों इनको हरित गृह कहा जाता है, और दूसरा पार्ट आपका कौन सा है, औसत तापमान। ठीक है, तो दोनों को क्लियर कर लेते हैं, इस पॉइंट को यहां पर समझ लेते हैं। तो देखिए, बात करें हम ग्रीन हाउस गैसों की, तो ये कॉन्सेप्ट आपका कहां से आया है, ये कॉन्सेप्ट टेम्परेट क्लाइमेट वाले क्षेत्रों से आया है। टेम्परेट क्लाइमेट का मतलब है जहां पर तापमान वर्ष भर क्या रहता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। और तापमान अगर कम रहेगा तो जाहिर सी बात है पौधों को उगने में या बीजों को अंकुरित होने में दिक्कत आएगी। बीज अंकुरित कम तापमान में नहीं हो पाते हैं। तो जो ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र हैं या शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में, वहां के लोग क्या करते हैं, वहां के लोग एक कांच का घर बनाते हैं। और इस कांच के घर में क्या होता है कि इस कांच के घर की क्या स्थिति बनती है कि यहां पर ये कांच जो है वो सूर्य के प्रकाश को आने तो देगा, कांच के घर में सूर्य का प्रकाश प्रवेश तो कर जाएगा, लेकिन ये जब वापस लौट कर जाएगा तो ये कांच इसको क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, जिससे अंदर के तापमान में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण जलवायु या ब्रिटेन वगैरह में हम बात करें, शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में किसान क्या करते हैं, कांच का पैनल बनाते हैं और इसमें सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर जाता है और अंदर का तापमान बढ़ जाएगा। और अंदर का तापमान बढ़ जाएगा तो यहाँ पर पेड़ पौधे क्या होंगे, अंकुरित हो जाएंगे। बीज अंकुरित हो जाएंगे तो पौध तैयार हो जाएगी। तो ये घर जो है, कांच का जो घर बनता था, हरे पेड़ पौधों से कैसा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, ग्रीन हाउस पड़ गया। और ग्रीन हाउस क्या कर रहा है, इस घर के अंदर का जो औसत तापमान है उसको बढ़ाने में काम कर रहा है। बाहर का तापमान कम होगा लेकिन अंदर का तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप धूप में कार खड़ी कर दीजिए तो कार में आप देखोगे अंदर के तापमान में तेजी से वृद्धि हो जाती है, जबकि बाहर का तापमान इसमें इतना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कांच के अंदर से, जो कांच की खिड़कियां जो कार की होती है, उससे सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता, अंदर ही अवशोषित हो जाता है। तो अंदर के तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो यहां से तो ये नाम आया, इसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रीन हाउस बोल देते हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, अंदर औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। अब इसी तरह की स्थिति बन गई किसके चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ। पृथ्वी के चारों तरफ कुछ गैसें इकट्ठा हो गईं। इन गैसों ने क्या किया कि सूर्य से आने वाले विकिरण को आने तो दिया लेकिन बाहर नहीं जाने दिया, मतलब पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लिया। सूर्य से विकिरण यहां तक पहुंच तो गया लेकिन वापस नहीं गया, इन्होंने अवशोषित कर लिया। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पार्थिव विकिरण। जो विकिरण पृथ्वी से परावर्तित होके जाता है उसको क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण बोलते हैं, पार्थिव विकिरण। तो ध्यान रखना, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी विकिरण कौन सा है। तो ध्यान रखना, सौर विकिरण नहीं है। सौर विकिरण से तो पृथ्वी गर्म होती है लेकिन जब वापस जल जाती है, रात में क्या होती है, ठंडी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये जो विकिरण है यहाँ पर अवशोषित हो जाता है तो इसके औसत तापमान में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इसके औसत तापमान में यहाँ पर क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। औसत तापमान में वृद्धि, और औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को ही हम क्या बोलते हैं, औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को ही वैश्विक तापन बोलते हैं। वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग।
तो ग्लोबल वार्मिंग की घटना किसके कारण हो रही है? ग्रीन हाउस गैसों के कारण हो रही है। ठीक है, और ग्रीन हाउस ये नाम कहाँ से आया? ये शीतोष्ण जलवायु के प्रदेशों से आया। तो पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैसों का ये घेरा बन जाता है, जिसके अंदर कई सारी गैसें शामिल हो जाती हैं। CO2 है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जल वाष्प है, ओजोन गैस है। तो इन गैसों का घेरा चारों तरफ बन जाता है। ये गैसें क्या करती हैं कि सूर्य से आने वाले विकिरण को आने तो देती हैं, लेकिन जो परावर्तित विकिरण है, पार्थिव विकिरण है, उसको अवशोषित कर लेती है। और जब अवशोषित कर लेगी तो इसके औसत तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। और पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को ही हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जिसको लेकर आजकल कई सारे सम्मेलन आपके होते ही रहते हैं। दूसरा यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो पृथ्वी का औसत तापमान ध्यान रखना अभी बढ़कर कितना हो गया है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड इसका औसत तापमान हो चुका है। और एक और प्रश्न आपका पूछा जाता है कि अगर पृथ्वी से ग्रीन हाउस गैसों को डिलीट कर दिया जाए, पृथ्वी से ग्रीन हाउस गैसों को हटा दिया जाए या ग्रीन हाउस गैसों को समाप्त कर दिया जाए, तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना होगा? सोचकर बताइए कि अगर ग्रीन हाउस गैसों को हम हटा देते हैं, ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं? औसत तापमान बनाए रखती हैं। लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैसों को हम हटा दें तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लियर हो गया होगा क्या है ग्रीन हाउस और क्या है पृथ्वी का औसत तापमान। ठीक है, अगला पॉइंट ले लेते हैं। तो देखिए, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होगा ग्रीन हाउस गैसों को हटा दें, ये आपको बताना है कमेंट करके। तो देखिए, अगला हम क्वेश्चन देखें, अगला जो इसका फंक्शन देखें, तो आपको पता होगा पृथ्वी के वायुमंडल में एक विशेष प्रकार की गैस पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं ओजोन गैस। ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनती है ओजोन गैस। काफी कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा ही क्या है? महत्वपूर्ण गैस के रूप में ये जानी जाती है। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट लिख लें, वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस हानिकारक पराबैंगनी गैस किरणों से बचाती है। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, तो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करती है कौन? ओजोन गैस। अब ओजोन गैस किस प्रकार से हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ये थोड़ा सा से जान लेते हैं, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन या ओजोन क्षरण जो है वो आपका टॉपिक भी है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी मुद्दे या पर्यावरणीय मुद्दे। तो पर्यावरणीय मुद्दों में यही मुद्दे आते हैं। प्रदूषण के अलावा ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, एक तो ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग वाला और दूसरा ओजोन डिप्लेशन से लेकर है। तो देखिए, पहली चीज तो आप जान लीजिए कि जो सौर विकिरण आता है उस पर स्थिति क्या बनती है कि इस तरह का स्पेक्ट्रम बनता है। एक स्पेक्ट्रम हम देखें, यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम सामान्य से हम समझ लेते हैं। ऐसी स्थिति आपकी बनती है इस सौर विकिरण से। तो देखिए, यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम आपका बनता है, इसको हम बोलते हैं दृश्य। ये क्या कहलाता है? विजिबल रेज कहलाती हैं, दृश्य किरणें कहलाती हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? दृश्य किरणें। इंद्रधनुष इन्हीं से बनता है, दृश्य किरणों से। तो उसको क्या बोलते हैं? हम विवग्योर बोलते हैं, VIVGYOR। ठीक है,
विविग्योर आपका कहलाता है, विविग्योर आपका कहलाता है। तो ये क्या है, वॉयलेट है, और इधर क्या है, रेड होता है। यही आपका है विविग्योर जिसको बोलते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड आपका होता है। तो देखिए, इससे कम तरंग दैर्घ्य की अगर बात होती है, V से अगर कम तरंग दैर्घ्य आता है तो इसको क्या बोलते हैं, ये वायलेट है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अल्ट्रा वायलेट आ जाता है। तो यहाँ का जो तरंग दैर्घ्य है इसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट या परा बैंगनी। बैंगनी से परा, परा बैंगनी। परा बैंगनी किरणें होती हैं, ये दृश्य किरणें होती है जिनसे हमको दिखाई देता है। और रेड से भी अगर ज्यादा तरंग दैर्घ्य बन जाता है तो रेड से भी ज्यादा तरंग दैर्घ्य यहां पर हो जाएगा, तो इसको क्या बोल देते हैं, IR बोल देते हैं। मतलब ये क्या कहलाएगा, इंफ्रारेड कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, अवरक्त किरणें। और यही अवरक्त किरणें जो होती हैं यही पृथ्वी का तापमान बढ़ाने का काम करती हैं। ठीक है, ये तो स्पेक्ट्रम है जो हमारे लिए फेवरेबल है, अनुकूल है, लेकिन इससे कम तरंग दैर्घ्य वाली जो चीजें आ जाती है वो हानिकारक है, और ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाली भी हानिकारक है। तो ध्यान रखना, भूपृष्ठ की सतह का या भूपृष्ठ का तापमान बढ़ाने का काम कौन सी किरणें करती हैं, ऑप्शन दे दें, पराबैंगनी, विविग्योर या इंफ्रारेड। तो ध्यान रखना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार किरणें कौन सी हैं, इंफ्रारेड हैं। इन्हीं से दिन में आपके कपड़े सूखते हैं, ना कि इनसे। इनसे तो हमको कलरफुल दिखाई देता है, इनसे क्या होता है, हमको कलरफुल दिखाई देने लगता है सूर्य का प्रकाश आते ही। लेकिन इंफ्रारेड क्या करती है, ये हीट प्रोड्यूसिंग है। और रेड इंफ्रारेड कैमरे भी आपने सुना होगा, हीट सेंसिटिव कैमरे होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, भूपृष्ठ का तापमान बढ़ाने का काम करती हैं, भूपृष्ठ का तापमान। ठीक है, और ये जो यूवी है ये भी 3 पार्ट में बट जाता है, ए होता है, बी होता है और सी होता है। और जितना ज़्यादा ये परा होता जाएगा उतना ही ज़्यादा हानिकारक भी होता चला जाएगा। ये हम बात करेंगे आगे। अभी हमारा मेन कंसर्न क्या है, अभी हमारा मेन कंसर्न ये है कि पराबैंगनी किरणें किस प्रकार ओजोन गैस हमको पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, तो देखिए, ओजोन गैस आपको पता है ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी थी, 3। ठीक है, तो यहां पर स्थिति क्या बनती है कि जैसे ये पृथ्वी है, देखिए गौर से समझिए, ध्यान से एक्सप्लेन करके मैं चल रहा हूं सारी चीजों को विस्तार से, क्योंकि कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, पृथ्वी है और पृथ्वी की सतह पर आपको पता है ये क्षोभ मंडल है, ये आपका क्या है, ये ट्रोपोस्फियर है, और ट्रोपोस्फियर के ऊपर क्या है, स्ट्रेटोस्फियर है। ठीक है, समताप मंडल है। ये तो क्षोभ मंडल हो गया, क्षोभ मंडल। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, और ये हो गया समताप मंडल। और ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, इसी मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो देखिए यहां पर स्थिति क्या बनती है, समताप मंडल में 90% ओजोन गैस पाई जाती है, 90% ओजोन गैस इसी मंडल में पाई जाती है। और ओजोन गैस क्या करती है, देखिए किस प्रकार से हमको प्राकृतिक रूप से बचाती है। जब सौर विकिरण आपका आता है, सौर विकिरण इस मंडल में पहुंचता है, सौर विकिरण जब इस मंडल में पहुंचता है तो दिन के समय ओजोन गैस से जब ये टकराता है, यूवी रेडिएशन ओजोन गैस से टकराएगा, तो टकराने के बाद ओजोन गैस क्या होती है, टूट जाती है, विखंडित हो जाती है। तो एक तो O2 बन जाएगा, दूसरा क्या होगा, नवजात ऑक्सीजन बन जाएगी, विखंडित हो जाएगी, O2 बन जाएगा,
नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन इसको बोलते हैं, विखंडित होकर O बन जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन बन जाती है। तो दिन के समय ये घटना होती है, एट डे टाइम पराबैंगनी किरणें इसको तोड़ देती हैं दिन के समय। ठीक है, ये पराबैंगनी विकिरण है, यूवी रेज है, यूवी और यूवी। अब रात्रि के समय जैसे ही तापमान कम होता है, एट नाइट तापमान जैसे ही कम होता है, ये वापस आपस में जुड़ जाती हैं और आपस में जुड़कर फिर से क्या बन जाती है, ओजोन गैस बन जाती है। फिर से ओजोन गैस बन जाती है, फिर से ओजोन गैस तैयार हो जाती है सुबह के लिए, लड़ने के लिए। ठीक है, पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए। तो दिन के समय ये टूटती है, रात में पुनः निर्मित हो जाती है और फिर से तैयार हो जाती है। लेकिन मनुष्य को ये अच्छा नहीं लग रहा है। मानव ने क्या किया कि ये प्राकृतिक रूप से कैसे रक्षा कर सकती है, तो मनुष्य ने क्या किया, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर बना लिया, यहाँ पर हमने एसी बना लिए और एसी से कौन सी गैस निकलती है, यहाँ से एक घातक गैस निकलती है जिसको हम बोलते हैं CFC या HCFC। ये गैसें निकलती हैं और ये गैसें जब पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाती हैं और जैसे ही इनको तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है तो CFC टूट जाती है। एक तो क्लोरीन बन जाता है, दूसरा इससे क्या बन जाता है, फ्लोरीन बन जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको बोलते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ध्यान रखना कम तापमान में नहीं टूटता, -80, -50, -100। तो जब जैसे ही तापमान और ऊपर जाने पर तापमान कम होता है और जैसे ही ये क्षोभ सीमा पर पहुंचती हैं तापमान -50 हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है, फ्लोरीन अलग हो जाता है और जैसे ही क्लोरीन अलग होगा वो किसके साथ दोस्ती कर लेगा, नवजात ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोमोनोऑक्साइड और क्लोरोमोनोऑक्साइड। तो देखिए ऐसी स्थिति बनती है, क्लोरीन जब नवजात ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो ClO बना देता है और ClO फिर नवजात ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो Cl अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक CFC का मॉलिक्यूल, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मॉलिक्यूल 1 लाख ओजोन गैस के अणुओं को तोड़ने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये घटना यहाँ पर होती है और लगातार जब यहाँ पर CFC हम निकालते रहेंगे तो ओजोन गैस द्वारा नहीं बनेगी और द्वारा नहीं बनेगी तो ओजोन गैस की क्या होगी, क्षरण होती चली जाएगी, डिप्लेशन होता चला जाएगा। इसी वजह से ध्यान रखना, आगे प्रश्न भी पूछा जाता है कि समताप मंडल को रसायन मंडल क्यों कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे रसायन मंडल इसको या कीमोस्फीयर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रासायनिक क्रिया निरंतर क्या होती है, होती रहती है। भाई ये क्या है, केमिकल रिएक्शन ही तो चल रहा है। तो समताप मंडल में ये केमिकल रिएक्शन दिनों रात चलता रहता है, इसलिए समताप मंडल का एक और नाम क्या है, रसायन मंडल है। और समताप मंडल में 90% ओजोन गैस भरी है, इसीलिए इसको ओजोन मंडल भी बोल देते हैं। तो ये आपकी स्थिति है। तो आप जान गए होंगे किस प्रकार से ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को भूसतह पर आने से रोकती है। और पराबैंगनी अगर भूपृष्ठ पर आने लगे तो आपको पता है इससे फ्लोरा और फौना मतलब जंतु जगत और प्राणी जगत और आपके वनस्पति जगत सबको नुकसान आपको पहुंचेगा। तो यहाँ पर सबको नुकसान किस प्रकार से पहुंचेगा, अगर ओजोन गैस मनुष्य के ऊपर पड़ती है तो उससे आंखें खराब होती हैं, उससे स्किन कैंसर जैसी बीमारियां शुरू होने जाती हैं। अगर ये समुद्र में पड़ती है तो मछलियों के लार्वा को नष्ट कर देती है। और अगर ये पेड़ पौधों पर पड़ती है तो पेड़ पौधों के जो कमजोर ऊतकों वाले जो आपकी फसलें हैं या फ्रूट हैं, जैसे टमाटर है, आलू है, इनको क्या करेगी, नुकसान पहुंचाने का काम भी करती है। तो कई प्रकार से ये जीव जंतु और पेड़ पौधों को ये आपकी नुकसान पहुंचाती हैं पराबैंगनी किरणें। ठीक है, अब 1985 में पहली बार अंटार्कटिका पर एक वैज्ञानिकों का दल पहुंचा तो 1985 में पहली बार उन्होंने देखा कि ओजोन गैस तो खत्म हो रही है। ओजोन गैस की परत जो है वो अंटार्कटिका पर पूरी तरह से क्या हो गई है, खत्म हो गई है। क्यों अंटार्कटिका पर है ये भी आपको ध्यान रखना है।
आप देखेंगे अंटार्कटिका पर तो मनुष्य रहता नहीं है, और अंटार्कटिका पर फ्रिज और एसी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां तो तापमान वैसे ही माइनस में रहता है। फिर ओजोन गैस सबसे ज्यादा कम क्यों हो रही है, जबकि हम सबसे ज्यादा जो सीएफसी का उत्सर्जन कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहती है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम सबसे ज्यादा इसी भाग में निकाल रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो ओजोन का जो छिद्र है वो आपके ध्रुवों पर ही पाया जाता है। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है और मकर रेखा है, इसी भाग में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास कर रही है। तो सीएफसी का सबसे ज्यादा उत्सर्जन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन तो यहां पर हो रहा है, लेकिन ओजोन गैस को नुकसान कहां पर हो रहा है, अंटार्कटिका पर या आर्कटिक पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सीएफसी विखंडित वहीं पर होगा जहां पर तापमान -50 से लेकर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, तब तक ये विखंडित नहीं होगा, भले ही इसको सालों तक इंतजार करना पड़े। तो सीएफसी -50 से -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका टूटता है, और यहां पर तापमान क्या होगा, कम होगा, और तापमान कम होगा तो आसानी से यहाँ ओजोन को ये नुकसान पहुंचा देता है। और भी कम वायु का परिसंचरण भी यहाँ उत्तरदायी है, वो हम पढ़ेंगे वायु के परिसंचरण में। क्योंकि पछुआ पवनें कहाँ चलती हैं, उत्तर की ओर चलती हैं, तो पछुआ पवनें यहाँ से सीएफसी को धकेल कर कहाँ पहुंचा देगी, ध्रुवों की ओर ही पहुंचा देगी। तो ये भी एक कारण है, ठीक है। तो सीएफसी ध्यान रखना नुकसान पहुंचाता है किसको, ओजोन गैस को। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि 1985 में वैज्ञानिकों का एक दल अंटार्कटिका पहुंचा, और उस वैज्ञानिकों का नाम भी ध्यान रखना, गार्डनर तथा फोरमैन। ये वैज्ञानिक पहुंचे अंटार्कटिका पर, तो इन्होंने सबसे पहले क्या देखा, ओजोन छिद्र का पता लगाया। ओजोन छिद्र, तो ओजोन होल जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, तो गार्डनर और फोरमैन के द्वारा। तो जब इन्होंने ओजोन छिद्र का यहाँ पता लगाया, तो इन्होंने फिर दुनिया को बताया आकर कि भाई लगातार अगर हम ऐसी हरकतें करते रहेंगे तो ये बहुत खतरा हो जाएगा आगे के लिए। तो फिर 1985 के तुरंत बाद ही विश्व के द्वारा कुछ आपके बड़े बड़े देश हैं, इन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया, और ये सम्मेलन आयोजन किया गया कब, 16 सितंबर 1987 में। तो 2 साल बाद ही विश्व के देशों के द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया 16 सितंबर 1987 को, जिसको नाम दिया गया विश्व ओजोन सम्मेलन। और विश्व ओजोन सम्मेलन में जागरूक करने के लिए लोगों को ये सम्मेलन आयोजन किया गया, कहाँ पर, मॉन्ट्रियल शहर में किया गया, मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल शहर किसका शहर है, कनाडा का शहर है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे पड़ता है। तो मॉन्ट्रियल में विश्व ओजोन सम्मेलन का आयोजन किया गया 16 सितंबर 1987 को, और इसी वजह से 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ओजोन दिवस डे जो है, या ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। तो जब 1987 में यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक सम्मेलन का आयोजन किया। अब ये जो सम्मेलन आयोजन हुआ 1987 में, तो इसमें अमीर और गरीब देश सारे के सारे देशों ने भाग लिया। तो जब यहाँ से भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, ये सारे के सारे गरीब देश भी पहुंचे, तो यहाँ पर जब पहुंचने के बाद इनसे ये कहा कि देखिए भाई, भारी मात्रा में हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे ओजोन गैस बहुत ज़्यादा खत्म हो चुकी है अंटार्कटिका पर, और अगर ओजोन गैस खत्म हो जाएगी तो पराबैंगनी किरणें पूरे के पूरे मानव जंतु जगत के लिए क्या होगी, खतरा साबित होगी। तो यहाँ पर गरीब देशों ने कहा कि भाई ओजोन गैस को नुकसान पहुंचा कौन रहा है। 1987 में तो वहां पर भारत में एसी और फ्रिज की इतनी ज्यादा विस्तार था नहीं,
अब भले ही बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन 1987 में उतने ज़्यादा फ्रिज और एसी नहीं हुआ करते थे। तो भारत जैसे जो लो इनकम वाले कंट्री हैं, उन्होंने कहा कि हम इसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं, आप इस पर हम पर मन थोपिए, ये क्या परेशानी है जो भी है। तो ये सम्मेलन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। तो यहां पर फिर विश्व समुदाय ने क्या किया कि किस तरह से सारे के सारे देशों को शामिल किया जाए, कैसे इनको डराया जाए कि ये भी मान जाएं हम तो ये गलती कर चुके हैं, ये गलती ना करें। तो इसके 5 साल बाद 1987 में 5 जोड़ दीजिए, तो 1987 में जब 5 आप जोड़ देंगे तो यहां पर एक और सम्मेलन आयोजन किया गया, और यह सम्मेलन आयोजन किया गया 22 अप्रैल 1992 को। और 22 अप्रैल 1992 को जो सम्मेलन आयोजन किया जाता है, यहां पर ओजोन का नाम नहीं लिया, यहां पर नाम लिया गया किसका? पृथ्वी सम्मेलन। मतलब हमको पृथ्वी को बचाना है और पृथ्वी पर तो सबका उत्तरदायित्व बनता है। इसी वजह से 22 अप्रैल को क्या मना दिया? पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, अर्थ डे इसको बोलते हैं। ठीक है। और पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? ब्राजील का एक शहर पड़ता है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी वजह से इस सम्मेलन को क्या बोलते हैं? रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं ओजोन से या पर्यावरण से संबंधित। अब फिर इसके 5 साल बाद आप देखिए 1997 में एक और सम्मेलन का आयोजन हो गया, और इसको जापान में किया गया। तो इसको नाम क्या दे दिया गया? क्योटो प्रोटोकॉल नाम दे दिया गया, क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल में क्या किया गया? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, और यहां पर किसकी बात होती है? कार्बन कटौती की बात होती है। मतलब CO2 के उत्सर्जन को कम करना है। कार्बन कटौती मतलब CO2। ठीक है, इसके उत्सर्जन में कमी करना है। फिर 5 साल बाद सम्मेलन और हो जाता है 2002 में, जो आपका जोहान्सबर्ग में होता है, जोहान्सबर्ग। तो इस तरह से ये सिलसिला आपका चलता है। तो ये तो स्थिति आपकी मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से ये सम्मेलन हुए हैं, और ये करंट में भी आपके पूछे जाते हैं, और हम इसको बाद में भी पढ़ेंगे जब हम पर्यावरणीय मुद्दों की बात करेंगे। तो पर्यावरणीय मुद्दों में भी ये टॉपिक आपके आएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं वायुमंडल के कार्यों की। तो हम कार्यों पर पहुंच गए, कहां पर? ओजोन गैस हमको बचाती है किससे? अब देखिए बात करें अगले कार्य की। तो क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक कि वायुमंडल में ओजोन गैस पाई जाती है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो क्या पराबैंगनी किरणें हैं, क्या ओजोन गैस है और कैसे बचाती है, ये भी आपने जान लिया। अब हम बात करें एक और कार्य की। ठीक है, अगला कार्य तो नेक्स्ट निकले वायुमंडल हमें गिरते हुए उल्का पिंडों से बचाता है। गिरते हुए उल्का पिंडों से बचाता है। तो वायुमंडल हमें क्या करता है? गिरते हुए उल्का पिंडों से बचाने का काम करता है, फॉलिंग मीटियोर्स से बचाने का काम करता है। इसके बारे में हम जान ही चुके हैं किस तरह से घर्षण के कारण ये नष्ट हो जाते हैं मध्यमंडल में ही। उसके बाद हम बात करें वायुमंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। ठीक है, तो रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं जो किसके लिए लाभदायक होती हैं? जो दूर संचार में सहायक होती हैं। जो दूर संचार में
सहायक होती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें वायुमंडल के प्रमुख कार्य हैं। इनको मेन कार्य ध्यान रखें, मेंस में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मैंने इसलिए इसको विस्तार से बताया भी है। तो ये ध्यान रखें वायुमंडल के कार्य यहां पर हैं। इसको मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं, रिवाइज कर देता हूं, क्या क्या चीजें आपको इसमें जाननी है। ठीक है, तो देखिए यहां से तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि किस तरह से हम अध्ययन करेंगे पूरी की पूरी विश्व के भूगोल का। तो यहां पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, भूआकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी। और क्लाइमेटोलॉजी का हमने पहला पार्ट लिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वायुमंडल। ठीक है, तो ये तो वायुमंडल की सामान्य सी परिभाषा हो गई। फिर हम बात कर रहे थे, मैंने बताया था कि अब वायुमंडल का अध्ययन किस प्रकार से करेंगे। तो वायुमंडल के अध्ययनों को हम देखें तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। एक तो फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर, दूसरा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, और तीसरा हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का आपका क्या संरचना होती है, संरचना की हम बात करेंगे। अब हमने यहाँ पर चर्चा की किसके बारे में, कि क्या क्या वायुमंडल के कार्य हैं। तो देखिए विस्तार से मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं। पहली चीज तो वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं ये हम संगठन में पढ़ेंगे, इसलिए यहां पर नहीं बताया गया है। जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, वायुमंडल में जलवाष्प पाया जाता है जिससे आवश्यक वर्षा होती है, और जलवाष्प कितना पाया जाता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो 0 से 4% वायुमंडल में जलवाष्प पाया जाता है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा में कमी होती चली जाती है। उसके बाद अगला आपका कार्य था कि वायुमंडल में हरित गृह गैसें पाई जाती हैं। एटमॉस्फेयर कंटेन्स ग्रीन हाउस गैसेज, और ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं, पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखती हैं, और औसत तापमान कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि होगी तो पृथ्वी के औसत तापमान में भी वृद्धि होगी, और पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, वैश्विक तापन बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, जिसको लेकर चर्चा रहती है। उसके बाद हम बात करें वायुमंडल में क्या होता है कि ओजोन गैस पाई जाती है, जो हमें किससे बचाती है, पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करती है। ओजोन गैस भारी मात्रा में, इसी वजह से जो ओजोन गैस होती है या ओजोन परत है, ध्यान रखें इसके लिए पूछा जाता है, ओजोन परत को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जैव मंडल की सुरक्षा परत बोलते हैं। जैव मंडल की सुरक्षा परत कहा जाता है इसको, जैव मंडल की सुरक्षा परत। ठीक है, तो ध्यान रखना सेफ्टी लेयर ऑफ बायोस्फीयर इसको बोलते हैं, क्योंकि ओजोन गैस अगर नहीं होगी तो जीवन यहाँ पर ध्यान रखना संभव नहीं है, क्योंकि ओजोन पराबैंगनी किरणें भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाती हैं जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को भी। ये मैंने बता भी दिया है क्या क्या नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, तो ये ओजोन गैस की स्थिति मैंने आपको बताई थी कि अब कब ओजोन खोजी गई थी और किस किस तरह से यहाँ पर फिर सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। तो ये स्थिति आपकी बनती है। तो ये सम्मेलन मैंने आपको बताए थे, और ये है आपके वायुमंडल के प्रमुख कार्य। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो वायुमंडल के कार्य यहाँ पर हम समाप्त कर दिए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में वायुमंडल के संगठन के बारे में, और उसके बाद वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। सभी लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार सभी लोगों को।